बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहली ख़बर तो यह है कि डॉलर आज फिर 3-4-5 रुपए कम हुए जब तक ये मैं वीलॉग करा रहा था, और अभी शायद क्लोजिंग होनी है तो इसका नीचे आना बहरहाल अल्लाह करे, जैसा कि कहा जा रहा है कि मज़ीद नीचे आएगा। इसके साथ ही मुंसलिक ख़बर यह है कि पेट्रोल भी तकरीबन अब $100 से नीचे आ गया है, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी शायद 80-85 पे आ रुके। अब नवीद तो यही है कि जो है 180-190 तक डॉलर आ जाएगा। अगर ये आ गया तो फिर कई आसूदियाँ होंगी। हो सकता है कि फिर पेट्रोल भी 110, 115, 120 तक आ जाए, या कम से कम 135, 140 तक आ जाए। ये बड़ी अच्छी खबरें हैं, अल्लाह करे ये होता रहे। बहरहाल कई खबरें इसके साथ मुंसलिक ऐसी भी हैं कि वो ख़तरात जो हैं जो पाकिस्तान के ऊपर उनके जो बादल हैं वो अभी तक मंडला रहे हैं, और कई जगहों से हैं, कई सूरतों में हैं, कई सिलसिलों में हैं। प्रोपेगेंडा मशीन है, गॉसिप्स, हर तरह का एक इंतशार, अफरा तफरी फैलाने का जो समा है वो अपने जोबन पे है। PDM ने कल फैसला किया था कि हम अब जलसे शुरू करेंगे, और पहला जलसा शायद लाहौर में करना चाहते हैं। मैं हमेशा समझता हूँ कि ये जो जलसे हैं ये PDM के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। PDM अभी इस तरह जलसे उनको नहीं चाहिए। ये ज़रूर है कि वो जलसे करते रहें, लेकिन बड़े शहरों में जलसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उनको कई ज़मीनी इलेक्शन आ रहे हैं, उनके अंदर जलसे करने पड़ेंगे। रोज़ाना जलसे करें, छोटे छोटे शहरों में करें, किसी न किसी बहाने से जाए करें, क्योंकि जलसा तो पूरे हर जगह पे दिखाया जाएगा। जब आप लाहौर में करें या मियाँ वाली में करें, ये सिंबॉलिक होते हैं। इमरान खान साहब के जो भरकस निकला है वो ये गलत प्लानिंग है। वो हमेशा ये लाहौर, कराची, पेशावर में एक एक्साइटमेंट में बड़ा जलसा कर लेते हैं। वो होता भी है या नहीं है, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। PDM के जलसे भी बड़े शहरों में काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। अगर किसी बड़े शहर में करना है तो फिर जाए कोयटा में करें, या फिर बहुत है तो पेशावर में कर लें का जलसा। बस कराची या लाहौर में अभी सरेदस्त जलसे ना करें, ना इवन आप फैसलाबाद में करें, ना रावलपिंडी में करें। जो सबसे अहम चीज़ है, ख़बर है, वही जो पिछले एक हफ़्ते से अपनी ग्रिप मिली हुई है। परसों इलेक्शन कमीशन ने PTI के ख़िलाफ़ फैसला दिया है, या PTI के हक़ में दिया है। PTI ने उसके बारे में एक उस वक्त से लेके अब तक जो रद्दमल आ रहा है वो बड़ा मिला जुला है। कभी उसकी तारीफ़ करते हैं, कभी उसकी बड़ी साजिश नज़र आती है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट जुम्मे को आ गई थी, इससे भी पहले 3-4-5 दिन पहले, वो ज़्यादा जामे, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। और मैंने कहा कि वो जो था सहाफ़ी था वो खोजी था, वो खोज तो लगा रहा था आरिफ नकवी के पीछे। एक ज़िमनी के अंदर इमरान खान साहब का नाम आ गया, और ज़िमनी में ही इमरान खान साहब के बारे में बहुत कुछ पता चला कि वो क्या करते रहे, क्या नहीं। अब आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मुझे पहली हैरत तो यह है कि इतने दिन हो गए फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़ ये कुछ नहीं बोले, चाहे इनके जो लाउड स्पीकर बरतानिया में नस्ब है या अमेरिका में नस्ब है, वहाँ कोई भी नहीं बोला, क्योंकि वहाँ तो फ़ौरन लोग यही कहेंगे ना। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब डेली मेल के ख़िलाफ़ चले गए थे, शहजाद अकबर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि चाहे डेली मेल को सू करें, जाएँ सू करें। अच्छा, सू करने के बाद वो 3-4 महीने इंक्वायरी होती रहती है, तो शहजाद अकबर साहब ने उसका भी भरपूर उठाया फ़ायदा कि वो नहीं किया बताना पड़ता था कि जी शू कर दिया। पता नहीं में इमरान खान साहब भी शायद कर रहे हों, और कुछ दिन बाद में पता चल जाए तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि फाइनेंशियल टाइम्स है उसके ख़िलाफ़ ये क्या करते हैं। आज तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब भरपूर हमले कर रही है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से कहीं नहीं मिलती। खैर एनीवे, अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले तो देखें कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया तो उसके ऊपर इन्होंने क्या क्या जो इनकी तौजीहात आई। पहले इन्होंने कहा जी कि नून लीग को जब समझ आएगी तो वो आंसू बहाएगी, खा ले मिठाइयाँ, और एक दूसरे को मुबारक सलामत दी कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। इन्होंने हर तरह की बातें की। इलेक्शन कमीशन का फैसला हमारे हक़ में आया है। फिर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे तो फैसला ऐसे उठा के फेंक दिया जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे पे कोई इल्ज़ामात नहीं लगे, इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगे, और कुछ भी नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन ने। और जो अगर बयान हल्फी के बारे में कहा गया तो बयान हल्फी नहीं है, वो एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो दस्तखत कर दिए हैं भोला बन के इमरान खान साहब ने। यानी कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है मैं हर साल साइन करता हूँ
अपनी कंपनी की और जो इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाती हैं तो उसमें कह सकते हो कि ये मेरे अकाउंटेंट ने की है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तैयार की है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी वो मेरे ही दस्तखत से जाती है। पहली हथकड़ी मुझे लगती है, अगर उसके अंदर कोई हेरा फेरी, कोई फोर्जरी, कोई दो नंबरी हो, बेनामे अकाउंट्स, टीटीए। मैं तो पहले कहता था कि जी एक ऑपरेटर बेचारा कामरान, वो पहले टी बॉय था फिर ऑपरेटर बना, उसके नाम पे अरशद अकाउंटेंट है, बड़ा अच्छा लड़का है, उसके नाम पे टीटीए लगी। फिर हमारे दोस्त हैं अजहर तारिक साहब, अजो साहब, बाद में किसी सेंट्रल एशिया कंट्री में मेरे किर्गिस्तान में उनका एम्बेसडर बना दिया गया था तहरीक इंसाफ के वक्त में, उनको भी वापस बुला लिया गया है। वो भी बेमौत मारिक है, सादा आदमी है, शरीफ आदमी है, उनसे जो कुछ करवाएं वो दस्तखत करने के लिए तैयार होते हैं, जो अकबर बाबर ने कभी नहीं करने थे। ये सारे होते रहे। फिर तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को पता है कि असद कैसर साहब से लेके और हर बंदे से लेके आमिर कानी साहब से लेके इनके हालात ज़िंदगी जो है 2010 में क्या थे और 2022 में क्या है, और आया वो कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं, आया पब्लिक फंड्स इस्तेमाल किए गए हैं हुकूमत से। और फिर अमरीकानी साहब का तो दवाइयों को स्कैंडल किसको मिलता है, पहले वजीर थे जिनको करप्शन पे निकाला गया था, उनका नाम था अमरीकानी साहब। 2 महीने के अंदर अंदर और दवाइयाँ पाकिस्तान की 4-5 गुना बढ़ गई थी। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ऑयल से, पेट्रोल से, डीजल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी बड़ी इंडस्ट्री कौन सी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। और उसके अंदर जो जाते हैं कहते हैं 5 घी में होती हैं। अच्छा, बहरहाल एनीवे, तो ये सारे जो थे इनके मामलात कहाँ गए, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो सिर्फ ये कहा कि आपने जो अकाउंट्स जमा कराए हैं उनके अंदर बेनामे हैं। बेनामे क्या है, ये असद कैसर ने अपने तौर पे कर लिया, महमूद रशीद साहब ने अपने तौर पे कर लिया, इमरान इस्माइल ने अपने तौर पे कर दिया, 8, 9, 10 बड़े कौमी रहनुमा जो उनके हैं, उनके अकाउंट्स की वो ओनरशिप ही नहीं लेने पर तैयार नहीं है। बहरहाल इसके तो बाद में देखेंगे क्या होना या क्या नहीं होना। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बारे में मैंने कल भी कहा है, परसों भी, कि उसके अंदर एक नुक्ता, एक कौमा किसी को चैलेंज करते हैं, इनको मुँह ही खानी पड़ेगी। इन्होंने कहा जी हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। ये वो थे जो ब्लैकमेलिंग के अंदर ये काम कर रहे थे और ये बार बार इलेक्शन कमीशन को, राजा सिकंदर सुल्तान साहब को ये प्रेशर में लाने के लिए। अब इससे अंदाज़ा लगाएं ये कितने बददियानत लोग हैं कि अभी फैसला आया नहीं था तो ये क्या कह रहे थे। चलो फैसले के बाद तो बाद में डिस्कस करते हैं क्या मी मेख निकाली है और उन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने फैसले के ऊपर क्या कहा। मैं ज़रा आपको किसी ने मुझे दिलचस्पी एक भेजी है कि जो फैसले के ऊपर करने के बाद फ़ौरन जैसे फैसला आया तो इनकी क़यादत का पहला रद्द-अमल क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको उठा के बैठ फेंकेगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी फेवर्स की। फिर पता चला यकदम इन्होंने बदनीति पे किया, पता चला कि जी फैसला बदला गया, पता चला कि अच्छा फिर एक दरमियान में शुरू हो गए कि इसमें तो हम बरी हो गए, कुछ साबित नहीं हो हमारे खिलाफ। फिर कहा इलेक्शन कमीशन मुतासिब है, इसने हमारे खिलाफ एक मुतासबाना फैसला किया। फिर एक और में ला गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इसके खिलाफ स्टे लेंगे। ना हज़रत उमर सुप्रीम कोर्ट के, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे लेने गए। हज़रत उमर क्या, ना सुप्रीम कोर्ट गए, ना कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लूँगा, नहीं ना कहा कि तुम ये बात जो करे सवाल कर बदनीति पे मुबनी है और तुमने मजमे मुझसे क्यों पूछा है, ये मुझे अकेले में क्यों नहीं पूछा। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बड़ी एक मुहिम जो चलाते थे, ये पहले इलेक्शन कमीशन ने भी जब ये केस एडमिट किया या सुननी शुरू की तो क्या नहीं कहा, अकबर बाबर हमारा मेंबर नहीं है, झूठ बोला। अकबर बाबर के बारे में पूरा मैं एक वीलॉग करूंगा कि किस तरीके से 96 के अंदर, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में इसके जितना ब्रिलियंट आदमी को नहीं था। ना इस शख्स को खरीद सकता है, ना इसको किसी से लालच है, ना कोई गर्ज है, क्या उस पर इल्ज़ाम और तोहमतें नहीं लगाई गई कि ये बिका हुआ है जी, नून लीग वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो बात की बात है हर तरीके से। फिर 2019 में अपना केस किया, 2014 में अकबर बाबर का केस है, 19 में क्या कहा जी साथ इसका फैसला करूँगा। ख्याल था कि इस तरीके से उसमें नून के पीपल्स पार्टी के किसी से इसको मिलाया जाएगा, बिल्कुल फैसला करें उसी तरह करें जैसे तरह आपका हुआ है। लेकिन ये ना कहें जी पहले हमारा फैसला करो। आप तो विरासत मदीना के कि जो है अपने आप से पता क्या क्या लोगों के आगे झूठ और मक्कर और फ्रेब और लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे थे। इन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन को पूरा, मैंने कहा ये पूरी इनकी कोशिश है, ये जानते नहीं हैं कि राजा सिकंदर सुल्तान वो किस ब्रीड के आदमी है। उन्होंने ऐसे तशरीह के ऊपर खुले आसमान के नीचे डे लाइट में 45 साल सिविल सर्विस की हुई है। आप उसके साथ जो है क्या उसके साथ मुँहमारी करोगे, क्या बनोगे, मुंह की खाओगे। अच्छा अब आप परसों फरमा रहे हैं कि एक टीवी इंटरव्यू में
राजा सिकंदर सुल्तान का नाम मुझे न्यूट्रल्स ने दिया था, और न्यूट्रल को ये कहते हैं जानवर ने दिया था। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि ये भी कह देते कि मुझे भी 2018 में न्यूट्रल्स लाए थे। ये बात तहरीक इंसाफ वालों से किसी ने पूछ लो कि मुझे कौन लाया था। आप लोगों के बहुत सारे MPs MNAs हैं जो अभी भी आपके साथ हैं खड़े, उनसे पूछ लो कि आपको किसने तहरीक इंसाफ भेजा था, RTS किसने बिठाया था, नवाज शरीफ का मुकदमा किसने लड़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर असर रसूख किनका था, ISI का जो चीफ था जो आपका दायां हाथ बना हुआ था पूरी ऑल अलोंग, जैसे आपको GB इलेक्शन जिताया, जैसे आपको आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जिताया, क्योंकि आप हर दफा कहते थे कि इस इलेक्शन तक तबादला ना करो ISI चीफ का। आज आपको राजा सिकंदर सुल्तान पे आता है जी न्यूट्रल ने दिया, तो शर्म करते और कहते कि मुझे भी न्यूट्रल लाए थे। बहरहाल एनीवे, जो इन्होंने राजा सिकंदर सुल्तान में प्रेशर देना था, यह सामने फैसला आ गया। आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसका ये 10-15 दिन से वावेला कर रहे थे हम जा रहे हैं, आज जब रजिस्ट्रार में को दिया तो फिर फ़ौरन वापस ले लिया। नहीं, अभी ये नामुकम्मल है, ये हमेशा नामुकम्मल रहेगा, आप दें, और इसके बाद आपको इसी तरीके से कि आपने इल्ज़ाम लगाए अगर साबित ना हुए तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी। तरतीब वही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जाए डिक्लेरेशन जाए तो JIT बने, तरतीब वही होनी चाहिए। फिर उसके बाद हर तरह की अदालत में, जो कि एहतसाब अदालत के एहतसाब अदालत में जाए, जो कि आम कोर्ट के आम कोर्ट्स में जाए, और जो झूठ है जिसके ऊपर पहले साहब निसार ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है सादिक अमीन का, इसके साथ के इलेक्शन कमीशन का फैसला जब आएगा तो हम उसको देखेंगे क्या ऐसे झूठ बोले या नहीं। उसके मुताबिक तो फैसला आ गया, वो ओपन एंड शट केस है इनको डिस्क्वालीफाई करने का। इमरान खान के पास कुछ भी नहीं रह गया। आज वो इलेक्शन कमीशन के पास आए और जुलूस की शक्ल में आज शक्ल में आना चाहते थे। पहले ऐलान किया कि हमारी सिर्फ पार्लियामेंटेरियन आएंगे, यानी कि फिर धोखा दे के आना चाहते थे उसी तरीके से जैसे इन्होंने कोर्ट से डिसीजन ले लिया कि हम डी चौक में नहीं जाएंगे। पुलिस वहाँ से हट गई और ये डी चौक पहुँच गया, उन्होंने वहाँ दंगा किया, फसाद किया, जलाओ किया, घिराव किया, क्योंकि बंदे तो इकट्ठा हुआ नहीं था। 25 मई को 26 मई को बड़े रोते धोते आए तो समझ नहीं आती थी क्या करें, क्योंकि दफ्तर तो बंदों से खाली था, आमाल से। इन्होंने उनको इस दफ़ा धोखे में नहीं, उन्होंने कंटेनर खड़े किए, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, एक सुराख से मोमन 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, वंस बिटन ट्वाइस शाय। आप पे कौन इतबार करे। आप जब 14 अगस्त को आए थे तो आपने वादा किया था मैं रेड जोन में नहीं होऊंगा। ये बात चौधरी सार साहब उस वक्त के वज़ीर दाखिला कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि मेरे साथ ने वादा किया, आप रेड जोन में आ गए। आप तो हैं झूठों की नानी। कौन सी बात है आपके झूठों के आम है। परवेज़ इलाही डाकू है, परवेज़ इलाही हीरो है, नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है, नवाज शरीफ बहुत बुरा आदमी है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आपने तो सबके बारे में सर्टिफिकेट दिए। APC की कामयाबी जो लंदन में हुई थी जिसमें आप शरीक थे, उसमें आप तकरीरें झाड़ी हुई हैं। फिर भी आप कहते हैं इनके खिलाफ जिहाद किया हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ जो था वो बहुत बुरा था, बेनज़ीर, और नवाज शरीफ बहुत अच्छे थे। आज कहते हो जी परवेज़ मुशर्रफ जो अच्छा है इनसे अच्छा था। तो क्या बात हुई कि सारे झूठों के आपके पर कौन एतबार करता। आप आना चाहते थे डी चौक में, उन्होंने नहीं आने दिया। तो जब गए पार्लियामेंटेरियन दोस्त धांधली है, तो मुझे बाकी किसी की फिक्र नहीं है। एक इजाज़ चौधरी साहब हैं, ये मियाँ तुफैल मोहम्मद जमात इस्लामी के अमीरों के दामाद हैं। मेरा ख्याल है इनको सलीके का आदमी होना चाहिए था। हालांकि इनके बारे में कई दफ़ा 2 राय पाई जाती हैं, मैं इनको हमेशा अच्छा आदमी समझता हूँ। इनकी तकरीर के अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी चीज़ें तो इतने काबिल ज़िक्र नहीं है। एक चीज़ है जो इन्होंने सबने अपनाई हुई है। इन्होंने कहा जी कि काजी हुसैन अहमद के साथ में था और उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को मेरे सामने पैसे दिए। अब इससे अंदाज़ा लगाएं किसको, कि बेनज़ीर को इक़्तिदार से हटाने के लिए। मैं इसका छोटा बैकग्राउंड बता दूं कि ये वाक़या क्या हुआ है। जनरल जवाल हक साहब का त्यारा जो है यकदम क्रैश कर गया जब वो जुनेजो की गवर्नमेंट जो है अप्रैल के अंदर डिसमिस कर चुके थे। तो 17 अगस्त 1988 में 4 महीने बाद अभी कोई इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे, कुछ नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं थी, तो त्यारा क्रैश कर गया। इसहाक खान चेयरमैन सेनेट की हैसियत से वो सदर बन गए। असलम बेग साहब अपने तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे। इन्होंने 3-4 महीने बाद इलेक्शन कॉल कर लिया। असल प्रेशर अमरीकियों का था कि जिन्होंने त्यारा गिराया था उन्होंने साथ ही तड़ी लगा दी कि आप इलेक्शन कराएंगे, और वो सारे बयान मौजूद है मुख्तलिफ किताबों में कि किस तरीके से। उस वक्त रेगन था अमेरिका का प्रेसिडेंट, जब बेनज़ीर ने हल्फ उठाया और उसके कुछ अरसे बाद 1989 के अंदर बुश सीनियर आ गया सदर बन के। इस दौरान जब ये क्रैश के तो जल्दी में ISI ने, जनरल हमीद गुल साहब ISI चीफ थे, इनको सारी पार्टी को इकट्ठा किया पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए और IGI बनाई। बहरहाल पीपल्स पार्टी अक्सरियत तो ना ले सकी, लेकिन इतनी ले गई कि वो दूसरी पार्टियों के साथ मिल के
कोई 15-20 सीटें और मिल जाती हैं, 30 सीटें, तो वो हुकूमत बना सकती थी। ये ना बनने देते, लेकिन अमरीकियों ने आगे बैठ के यहाँ पे और उन्होंने कहा जी बेनज़ीर ही इक़्तिदार में आएगी, इसके अलावा किया तो हम आपकी अस्तें फेर देंगे। ऐसे हालात थे, अमरीका के आगे वैसे भी हमारी नहीं चलती, फिर फौजी हुक्मरान हो या फौज के पास ताकत हो तो वैसे अमरीका के आगे ढेर हो जाती है। इन्होंने बेनज़ीर को आगे बना दिया। अब बेनज़ीर को इनका ख्याल था कि साल बाद, चूँकि एक कोलिशन गवर्नमेंट, हम इसको हटा लेंगे, MQM को बेनज़ीर के साथ शामिल कर दिया गया। इनको उस वक्त तक नहीं पता था कि MQM जो है MI6 के साथ और इंडिया की रॉ के साथ उनके बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। इनका ख्याल था MQM को वापस बुला लेंगे। जब जो 88 का इलेक्शन हुआ तो इसमें भी सऊदी अरब का ओसामा बिन लादेन का पैसा आया, लेकिन नवाज शरीफ से भी कोई हैसियत नहीं थी। उस 1988 के इलेक्शन में मुस्तफ़ा जतोई जो थे वो थे IGI के सरबरा, और इसमें तय ये पाया था कि 2 साल बाद IGI के सरबरा चेंज होएगा, और 2 साल बाद जब 1990 आया, दूसरा इलेक्शन आया, तो काजी हुसैन अहमद साहब उसके सरबरा बन गए। 1988 में जब बेनज़ीर के ख़िलाफ़ वोट और नो कॉन्फिडेंस लेके आए और छांगा मांगा में लोगों को रखा गया, तो ये ठीक है, नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे और ये बेनज़ीर के मुकाबले में इसको वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था, किसकी तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और वहाँ पे इनको रखा जा रहा था। वहाँ पे जब छांगा मांगा के अंदर बंदे इकट्ठे किए गए तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के ही कस्टडी में थे। जैसे इस दफ़ा KP हाउस में जब इनकी हुकूमत आ गई तो KP हाउस में तहरीक इंसाफ ने बंदे रखे, और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो लोग थे उनको रखा। इसी तरीके से पंजाब के अंदर छांग वांगा रखा गया। अच्छा, इस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट जैकल। ये ISI का एक बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन था। इसके अंदर ज़ाहिर को पैसा 1 अरब छोड़ो 10 अरब मिला होगा। किसको मिला होगा? ISI को मिला होगा, उन्हें बांटा होगा। ये छांगा मांगा में अब गया तो फिर अमरीकियों ने डंडा चढ़ाया। उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मेरे जेम्स बेकर थे, जहाँ तक मुझे नाम याद है। उन्होंने फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा खबरदार आपने इस बेनज़ीर को इस्तीफे हटाया। ऑपरेशन फेल हो गया। अब इनकी सहूलत है, जब बेनज़ीर के खिलाफ जितनी कैंपेन चली वो नवाज शरीफ के इल्म में नहीं है, क्योंकि उस कैंपेन के अंदर जो लोग थे वो हुसैन हक्कानी था, कोई 2-4 और थे, उनका नाम में शायद मुझे जहन में नहीं आ रहे। ये सारे थे जो फ़ौज के साथ मिलके या ISI के साथ मिलके ये जहाज़ों से बेनज़ीर के ख़िलाफ़ पम्फलेट भी करवा रहे थे। नवाज शरीफ सिर्फ एक पंजाब का वज़ीर आला था और इससे बड़े कोई 15-20 लीडर बड़े थे। बल्कि जब 90 में इनको वज़ीर आज़म बनाया गया तो इनकी एक वजह यह भी थी, वो कहते थे किसी गिनती में नहीं आते इनको वज़ीर आज़म 90 में क्यों बनाया गया। मुस्तफ़ा जतोई वगैरह और बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो उसके पार्टी के अंदर, IGI के अंदर, काजी हुसैन अहमद साहब, वो सारे के सारे, काजी साहब को मनवा लिया था नवाज शरीफ पे। ये वो कहानी है जिसको आज ये फरमा रहे हैं चौधरी एजाज साहब। ये कोई और कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि PTI वाले अक्सर झूठ बोलते हैं। साथ में गालियाँ भी थी, उनको गुस्सा भी था नवाज शरीफ वगैरह को, या इनको देते रहे गालियाँ। अगर चौधरी एजाज साहब जमीयत के नाज़िम आला रहने के बाद और इतनी तरबियत के बाद अगर उनकी आज ज़बान ये है जो वो निकाल रहे थे, तो अल्लाह, फिर मियां तोफ़ैल मोहम्मद के दामाद होने के नाते से अगर ये ज़बान इस्तेमाल की जो इमरान खान इस्तेमाल करते हैं, PTI वाले दूसरे करते हैं, तो अल्लाह करे कि ज़ोरे का जो है सुबह और ज़्यादा, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन जितने आपने बोले हैं चौधरी साहब ने झूठ बोले हैं। काजी साहब भी दुनिया में नहीं रहे और आपको ये सहूलत है कि आप वहाँ मौजूद थे। ये जमात इस्लामी वालों को चाहिए कि आपके इस झूठ को पकड़ें कि मैं मौजूद था। और आपको ये पता है कि मिडनाइट जैकल ऑपरेशन, अगर नहीं पता तो फिर मैं आपकी जहालत कहूँगा, लाइल्मी कहूँगा, कामिल्मी कहूँगा। मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो पाकिस्तान ही नहीं था। आपको सारा वाक़या बता दिया, इसलिए कि इसमें से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। मैं ये भी बता दूंगा कि ये ऑपरेशन नाकाम हुए तो फिर ISI के अंदर फिर अपनी बंदों के ख़िलाफ़, लोगों को के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ या एक उनका कोर्ट मार्शल हुआ और बड़े ब्रिगेडियर इम्तियाज़ से लेके बहुत सारे लोग रिटायर हो गए या रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया आर्मी से, क्योंकि ये इस तरीके से मिडनाइट जैकल ऑपरेशन नाकाम हुआ था। चलो जो कुछ हुआ, आप गए इलेक्शन कमीशन के बाद, आपका एहतजाज टाइम फिश, रात को आप करें जलसा, जलसे में आप देख लेंगे कि क्या बंदे आते हैं और आपका जो है ठाठे माता समुंदर। इनफैक्ट आपके जलसों ने, जुलूसों ने और आपके लॉन्ग मार्च ने ही तो इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के हौसले बढ़ाए हैं कि आपने 3 में न 13 में है। बाकी पंजाब में हुकूमत आपकी नहीं चल पाएगी। अब भी इसे मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस तरीके से आपने वज़ीर बनवाए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उस पर बहुत उन्होंने अपनी सुबकी महसूस की है, अपनी बेइज्जती महसूस की है। बाकी रहा काम, आप इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, साथ ही आप फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़ एक अदालती कार्रवाई भी शुरू करें। लेकिन जो तलाशी है इमरान खान साहब देनी पड़ेगी,
इन फंड्स के साथ, इस झूठ के साथ, क्योंकि आप वो बंदे हैं जिन्होंने 2003 के अंदर पाकिस्तान के अंदर काले धन को सफ़ेद कराने के लिए जो एमनेस्टी स्कीम ली। वाहिद सियासतदान इमरान खान साहब जिसने काला धन सफ़ेद करवाया 2003 में, वाहिद पाकिस्तान के सियासतदान है, किसी और सियासतदान का आपको नाम नहीं मिलेगा। आप हर तरफ से देख लें। मेरा ख्याल ये है कि आपने जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे झूठ बोले हैं, आपने लोगों को कहा कि जो मुझे वोट नहीं देता मुशरिक है, आपने जो लोगों के ख़िलाफ़ इस्लाम के चंद फ़िक्रे सिर्फ आपको पता है, दीन का इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता, चंद फ़िक्रों के अलावा आपने उसका जो अपने गंदे काम के लिए जिस तरह दीन को इस्तेमाल किया है। बहरहाल मैं तो एक रासर मुसलमान हूँ, मेरा एक ईमान है, अगर नहीं हो रहा तो अल्लाह की को बेहतरी होगी, को हमारे को अमाल की पकड़ होगी, वगरना अल्लाह के यहाँ ये हो ही नहीं सकता कि आदमी की इस तरह के अमाल पे पकड़ ना हो। इलेक्शन कमिश्नर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और आपको इलेक्शन भी 1 साल 1.25 साल से पहले नहीं मिल सकते। बाकी आप कुछ करते रहे, डॉलर नीचे जा रहा है, ये इससे अच्छी खबर क्या है। आप उस जितनी ख्वाहिशात थी जो आपने पूरी होनी थी और आपका काम चलना था, वो सारी ख्वाहिशात एक एक करके ढेर है। आपका डॉलर आप ऊपर जाना चाहते थे, तेल सस्ता हो रहा है, महंगाई कम होगी, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर ये चीज़ें और बढ़ती गई तो इमरान खान साहब आप इन्हीं बातों में ही फारिग हैं। आपके ब्याहियाँ तो पहले ही छोड़ चुके हैं। महंगाई के ऊपर आप अपने सियासत चलाना चाहते थे, अगर वो भी ख़त्म हो जाए, न यहाँ के न वहाँ के न कहीं के, वमा अलैना इल्लल बलाग।